हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अचानक दुनिया के बड़े बड़े विदेशी निवेशक अरबों डॉलर लेकर भारतीय बैंकों में निवेश करने आ रहे हैं। क्या यह भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर भरोसा है या फिर भारत के बैंकिंग सेक्टर पर विदेशी कब्जे की एक सिस्टमेटिक तैयारी? यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वास्तव में यह एक ग्लोबल ट्रैप है और यह एक ऐसा बिलियन डॉलर का गेम है जिसमें दांव पर लगा हुआ है भारत का आर्थिक भविष्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय बैंकिंग सिस्टम में चल रहे फॉरेन ट्रैप का एक बहुत गहन विश्लेषण। वास्तव में कल इकोनॉमिक टाइम्स में यह न्यूज़ निकली थी, वाई द वर्ल्ड बेटिंग बिग ऑन इंडियन बैंक्स, यानी कि भारत के बैंक्स पर पूरा वर्ल्ड क्यों बहुत सारा धन लगा रहा है, क्यों अचानक IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्लैक रॉक और गल्फ के सॉवरन फंड्स भारत के बैंकों में निवेश किए जा रहे हैं। ये सब के सब अपना पैसा भारत के बैंकों में लगा रहे हैं। और क्या आने वाले समय में भारतीय बैंकों का कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा या कहीं ना कहीं यह भारत के हाथों से निकलकर विदेशी शक्तियों के हाथों में चला जाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप निर्णय ले सकेंगे कि क्या यह ग्लोबल ट्रस्ट है भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर या ग्लोबल ट्रैप है। याद रखिए, यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, ये ग्लोबल मनी इन्वेजन क्या है, कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में पैसा आया कैसे। पिछले कुछ महीनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPI ने सिर्फ एक सेक्टर में बम्पर निवेश किया है, बहुत पैसा डाला है, और वो है भारत का बैंकिंग सेक्टर। अगर हम RBI और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के डेटा को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ एक तिमाही में 17,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आया है। अगर ध्यान दीजिए तो ये इन्फ्लो स्टेडी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। कभी कभी अचानक अरबों डॉलर की एंट्री होती है और कभी अचानक अरबों डॉलर की एग्जिट भी होती है। यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये स्टॉक खरीदने की केवल बात नहीं है, विदेशी बैंक अब भारतीय बैंक में सीधा सीधा हिस्सा खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल आपको हम दें तो एमिरात्स की जो NBD है, जो UAE का बहुत बड़ा बैंक है, वो भारत में RBL बैंक में लगभग 60% तक स्टेक खरीदने की पेशकश कर चुका है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सीधा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी है। फॉरेन मनी अब सिर्फ कमाने नहीं आ रही है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए आ रही है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें बुराई क्या है, निवेश आ रहा है, धन आ रहा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। पैसा आता है तो दो मकसद से आता है, उसके पीछे दो लॉजिक होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि वो ग्रोथ में हिस्सेदार बनेगा, और दूसरा है कि वो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। और वर्तमान में जो इन्फ्लो हो रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसकी संरचना, उसकी टाइमिंग और जिन एंटिटीज पर यह पैसा लगाया जा रहा है, वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वास्तव में ये एक ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब सवाल यह उठता है कि भारत दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण बैंकिंग टारगेट क्यों बन गया? इसका जवाब आपको चौंका देगा। तो समझते हैं क्यों भारत ग्लोबल टारगेट बना हुआ है। देखिए, भारत अचानक ग्लोबल टारगेट नहीं बना। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं जो दुनिया की फाइनेंशियल पावर्स ने बहुत गहराई से एनालाइज कर रखे हैं। उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, भारत के बैंक अब दुनिया के सबसे मजबूत बैंकों में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो बैड लोन्स थे, जो NPAs थे, वो 2018 में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में करीब 11% थे, जो आज के समय में गिरकर करीब 2.3% तक रह गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। और अब भारत की बैंकिंग सिस्टम एक तरीके से जो क्लीन बैलेंस शीट मॉडल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ग्लोबली, और यही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बन के आया है। दूसरा बड़ा रीजन है डिजिटल रिवॉल्यूशन और बैंक, जो कि एक तरीके से बैंकिंग का गोल्ड माइन है। UPI की बात करें, जनधन की बात करें, आधार बेस्ड KYC की बात करें, RBI का डिजिटल पुश जो हो रहा है उसकी बात करें, इन सब ने भारतीय बैंक को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हब बना दिया है। और UPI ट्रांजैक्शंस दुनिया के 45% से अधिक अगर हम बात करें तो रियल टाइम पेमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं भारत में।
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो किया गया उसके कारण भी नए ग्राहक, करोड़ों नए ग्राहक इनफैक्ट भारत की बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, और ये भारत की बैंकिंग सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की कैपेबिलिटी की एक लिमिट को दिखाता है, एक क्षमता को प्रदर्शित करता है। और यह भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देख करके लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय बैंक अगले 10 साल तक अनस्टॉपेबल ग्रोथ में जाएंगे और वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा बड़ा रीजन अगर हम बात करें, ब्रिक्स वर्सेस डॉलर वॉर का नया फ्रंट जो खुला है, तो देखिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आजकल एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल वॉर चल रहा है, जहां पर डॉलर बेस्ड सिस्टम वर्सेस इमर्जिंग इकोनॉमीज सिस्टम पर लड़ाइयां चल रही हैं, जिसको हम ब्रिक्स के नए सिस्टम, नए इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर सकते हैं। और इसमें भारत भी ब्रिक्स का एक की पार्टनर है, एक की फैक्टर है। बहुत से देश डॉलर के वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम की तलाश में हैं और इंडियन बैंकिंग को ग्लोबल अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम का फ्यूचर हब माना जा रहा है। इसलिए भी बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय बैंकिंग सिस्टम में निवेश किया जा रहा है। चौथा कारण अगर हम देखें तो पॉलिसी सिग्नल्स, यानी कि भारत सरकार ने खुद ग्लोबल डूल्स खोल दिए हैं और भारत सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप या फॉरेन ओनरशिप कैप को 20% से बढ़ाकर 49% तक करने का विचार कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब केवल पैसा नहीं डालेंगे बल्कि बैंकों के फैसलों पर भी असर डाल सकेंगे। यह एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक बड़ा खतरा भी है। तो सवाल अब यह नहीं कि इतना पैसा क्यों आ रहा है, सवाल यह है कि इस पैसे के पीछे इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है, ग्रोथ का है या कंट्रोल का है। तो अगर हम देखें तो इसको बहुत ध्यान से समझना होगा कि फॉरेन का प्लान क्या है, कैसे कंट्रोल करने का प्लान है। तो सबसे पहली चीज ये है कि यह असली खेल अब शुरू होगा। विदेशी निवेशक सिर्फ पैसा नहीं डालते हैं, ये कंट्रोल लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। एक रणनीति किसी देश के लिए नहीं बल्कि ये वास्तव में ग्लोबल फाइनेंशियल पावर्स का एक टेस्टेड मॉडल है जिसको ये बार बार यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक स्टेक एंट्री, जिसमें ये क्या करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन बैंक्स में या उस देश के बैंक में 5%, 10% का स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीद लेते हैं। इससे उन्हें इनसाइडर जानकारी और इन्फ्लुएंस मिलता रहता है। जैसे कि एमिरेट्स एनबीडी ने जब आरबीएल बैंक में 60% का टेक ओवर प्रपोजल दिया, तो यहां पर यह केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया, ये ओनरशिप की शिफ्ट करने के लिए, ओनरशिप अपने पास लेने के लिए किया। इसी तरीके से दूसरा स्टेप आता है बोर्ड रूम इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद जैसे जैसे फॉरेन स्टेक बढ़ता जाता है, वे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कराना शुरू करते हैं और बोर्ड में बैठे लोग तय करते हैं कि लोन किसे मिलेगा, किस सेक्टर में फंडिंग जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स कैसे तय होंगे और अंततः इकोनॉमी की दिशा किस तरफ तय होगी। यानी कि बैंक अब भारतीय जनता की जरूरतों से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स की पॉलिसीज और उनके रिटर्न के हिसाब से ऑपरेट करने लगते हैं। और तीसरा बड़ा स्टेप है प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन। अब इसके बाद अब बैंक की ग्रोथ इंडिया में होगी और प्रॉफिट लेकर के जाएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यह एक तरीके का वो मॉडल है, अगर आप ध्यान देंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही मॉडल अपनाया था। ट्रेड नहीं करना है, कंट्रोल करना है, प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन करना है और वेल्थ को ड्रेन करना है। बिल्कुल सेम मॉडल है ये। और इसके बाद चौथे स्टेप पर पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की स्टेटस पर आ जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। और अब फॉरेन इन्वेस्टर्स कई बड़े बैंकों में ओनरशिप ले चुके होते हैं, वे पॉलिसी प्रेशर भी बनाते हैं और एनपीए के रूल्स को जैसे रिलैक्स कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स को चेंज करा सकते हैं, डिजिटल डेटा को क्रॉस बॉर्डर ले जा सकते हैं और इस तरीके से देश की सॉवरेनिटी को भी धीरे धीरे कमजोर करते हैं और इकोनॉमी में ग्लोबल पावर्स का कंट्रोल बढ़ने लगता है। तो एक ये मेथड है स्टेप बाय स्टेप जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा कहां पर हुआ, कैसे हुआ, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि पहली केस स्टडी है आरबीएल बैंक एमिरेट्स का एनबीडी डील। जो आरबीएल बैंक है उसमें जो एमिरेट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है एमिरेट्स एनबीडी यूएई का,
उसने 60% स्टेक खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो सीधा सीधा मालिकाना हक चाहता है, ये बोर्ड में भी कंट्रोल चाहता है, लोन डिसीजन मेकिंग पर भी कंट्रोल चाहता है। और अगर ये डील हो गई तो ये सवाल उठता है कि क्या आरबीएल बैंक भारतीय रहेगा या विदेशी संचालित बैंक बन जाएगा। दूसरी केस स्टडी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सॉवरेन फंड्स का एंट्री पैटर्न अगर हम देखें, एडीआईए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जीआईसी सिंगापुर का, तो इसमें आप देखेंगे जीआईसी सिंगापुर, इसी तरीके से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ब्लैक रॉक जो यूएस का है, ये सब क्या कर रहे हैं, भारत के बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसीज में बहुत बड़े पैमाने पर स्टेक्स खरीद रहे हैं। ये सिर्फ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि बैंकिंग डायरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दो केसेस से आप देखेंगे इस डील जो कि प्रोबेबल है और ये सारे इन्वेस्टमेंट के जो एंट्री पैटर्न है, इससे बहुत क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर की दशा और दिशा को इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉरेन प्लेयर्स रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर ध्यान देना यह है कि अगर यह चीज होती गई तो बड़ी समस्या भी हो सकती है। विकास तो होगा ही होगा लेकिन समस्या भी होगी। एक कंपैरिजन देखते हैं 2018 से 2025 के बीच में भारत में बैंकों में फॉरेन स्टेक क्या था। अगर हम 2018 की बात करें तो एवरेज फॉरेन स्टेक 9% था, जो 23 में 17% तक हो गया और 25 में आते आते 25 से 30% हो गया है। प्रपोजल 49% का भारत सरकार ला रही है। तो वास्तव में ये एक अलार्मिंग ग्रोथ है भारत में विदेशी सेक्टर के निवेश की बैंकिंग क्षेत्र में। तो विदेशी निवेशक भारत में अरबों डॉलर कमाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वे बैंकिंग सेक्टर को अपने लाभ के लिए मैनिपुलेट करने लगेंगे तो ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं रह जाएगा, यह मामला नेशनल सिक्योरिटी का भी बन जाएगा। तो अब मुद्दा यह है कि भारत को क्या करना चाहिए, व्हाट आर द ऑप्शंस विद इंडिया। तो सबसे पहली चीज ये है कि भारत को पहला जो तरीका हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है कि भारत ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज का सुपर पावर बन जाए, स्ट्रेटेजिक फॉरेन कैपिटल आए, साथ ही साथ कंट्रोल भारत अपने पास रखे और बैंकिंग सेक्टर की ताकत का प्रयोग ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ, डिजिटल रुपीज, इन सारी इनिशिएटिव्स में करे। तो इससे भारत पूरी दुनिया की एक नई आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरेगा और बैंकिंग सेक्टर में भारत एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर भारत के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कंट्रोल्ड ओपननेस रखे भारत, और यहां पर भारत सरकार क्या करे कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ तो करे लेकिन 51% से ज्यादा स्टेक होल्डिंग अपने हाथ में रखे। रेगुलेटरी जो ग्राउंड्स हैं वो भारत सरकार के हाथ में रहेंगे, भारत सरकार विनियमन का काम करेगी, डेटा लोकलाइजेशन, आरबीआई ओवरसाइट और बोर्ड अप्रूवल नॉर्म्स, ये सब भारत सरकार अपने पास रखे। तो इससे क्या होगा कि भारत उस विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सकेगा लेकिन भारत के टर्म पर। यह अभी भारत सरकार का संकेत भी है और यह भारत के राष्ट्रीय हित में भी है। तीसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि फॉरेन कंट्रोल ट्रैप में हम फंस जाएं। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि फॉरेन कंट्रोल के ट्रैप में हम फंस जाएं। ये सबसे वर्स्ट केस होगा भारत के लिए। स्ट्रेटेजिक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अनचेक्ड रहें, उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे, और अगर ये गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे डोमेस्टिक सपोर्ट और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए बैकड्रॉप होगा और बैंकिंग डिसीजंस हमेशा फॉरेन बोर्ड रूम्स में हुआ करेंगे और ये भारत की जनता, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। तो आज सवाल केवल बैंकों का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता इस भारी निवेश के बाद भी बनी रहेगी या नहीं। विदेशी निवेश भारत के विकास में अगर गति देगा तो हम उसका जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ये निवेश कंट्रोल लेकर के आएगा तो भारतीय निवेशकों, भारतीय जनता और भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए अहितकर भी होगा। विदेशी हाथों में हमें अपने बैंकों का कंट्रोल नहीं सौंपना है और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस संकट को आने नहीं देना है, लेकिन विदेशी निवेश भारत की इकोनॉमी के लिए और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत पावरफुल रोल प्ले कर सकता है और भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर स्टेज पे ला सकता है। इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लो जो अचानक भारत के बैंकिंग सिस्टम में होने लगा है, यह ट्रस्ट है भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर या ट्रैप है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस का? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ
प्रतिज्ञा प्लस बैच जो कि बेसिकली शुरू किया गया था, जिसके लिए बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया था दिवाली में एक बहुत बड़ी सेल का। चूंकि दिवाली में बहुत बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे और उस कारण से इस सेल को एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर से पहले अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो भी आपको वही छूट मिलेगी जो दिवाली ऑफर में मिल रही थी, यानी कि लगभग 70% की फीस का डिस्काउंट। और यह डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, आपको 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए, किसी भी वर्ष के लिए अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको हमारे तीनों साल के बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। जो भी माध्यम से आप तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बम्पर डिस्काउंट यानी कि लगभग 70% का डिस्काउंट हर कोर्स के साथ मिलेगा। बस आपको पीके लाइव कोड इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, यह सुविधा केवल 31 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए पीके लाइव। कोड याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।